नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। हम सिमटते गए उनमें और वो हमें भुलाते गए, हम मरते गए उनकी बेरुखी से और वो हमें आजमाते गए। संसद 14 सितंबर से सजेगी, हंगामा खूब सुनेंगे, मुद्दे खूब उठेंगे। इन सब के बीच संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने कई नियुक्तियां की हैं। संसद के सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए 5-5 लोगों की टीम बनाई गई है। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उपनेता और रवनीत सिंह बिट्टू को डिप्टी व्हिप नियुक्त किया है। वहीं राज्यसभा की टीम में वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल को जोड़ा गया है। कांग्रेस ने जयराम रमेश को राज्यसभा में पार्टी का चीफ व्हिप बनाया है। गम में कुछ गम का मशगला कीजिए, दर्द की दर्द से दवा कीजिए। पूर्णकालिक एवं जमीनी स्तर पर सक्रिय अध्यक्ष बनाने और संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग को लेकर सोनिया गांधी को 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से पत्र लिखे जाने से सोनिया गांधी बहुत आहत हुई थी। राहुल गांधी भी बहुत आहत और क्रोधित दिखे थे। गांधी परिवार के दर्द की दवा कांग्रेस पार्टी ने 5 सदस्यों की समिति बनाए जाने से की, जिसमें लेटर लिखने वाले G23 नेताओं का पत्ता साफ कर दिया गया। इससे एक बात साफ हो गया कि कांग्रेस आलाकमान असंतुष्ट गुट के नेताओं से न तो समझौते के लिए न ही पार्टी में स्पेस देने के लिए तैयार है। जब सारी दुनिया सो रही होगी तो भारत जीवन और आज़ादी की करवट के साथ उठेगा। 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में नेहरू ने आज़ादी के सपनों की खुशबू इन्हीं सपनों के साथ बिखेरी थी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. शायद उस वक्त देश भी नेहरू के उन सपनों में भावी हिंदुस्तान की तस्वीर देख रहा था। कांग्रेस ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान को देखा है, आज़ादी की हवाओं में हिंदुस्तान को सांस लेते हुए देखा है, संविधान को बनते देखा है, संसद को बैठते देखा है, जमहूरियत को मजबूत होते देखा, खुद को टूटते हुए देखा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में अपना 7 दलों को जुड़ते हुए भी देखा, 125 साल से हिंदुस्तान को देखा। इंग्लैंड की लेबर पार्टी, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेट पार्टी और अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी की बराबरी करते कांग्रेस ने खुद में एक इतिहास को समेटा हुआ है। इतिहास 1885 के वक्त का, जब मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की बुनियाद पड़ी थी। कांग्रेस में समय समय पर किस तरह बगावत भड़की या मतभेदों के चलते पार्टी में खेमेबाजी हुई और नतीजा ये हुआ कि पार्टी किसी न किसी तरह टूटी। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी में इन दिनों भीतरी असंतोष की चर्चा के बीच जाने अतीत में भी विद्रोह होता रहा है, लेकिन उसे संभाल लिया गया। इस बार कहा जा रहा है कि ऐसे हालात तब बने हैं जब इतिहास में कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। 1966 जब इंदिरा गांधी बनी पीएम, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन करीब 2 साल के भीतर ही ताशकंद में ऐतिहासिक समझौते के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तब पार्टी में शीर्ष नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हुए। प्रधानमंत्री पद के लिए शास्त्री के बरअक्स उम्मीदवार रह चुके मोरारजी देसाई का नाम सबसे आगे था, लेकिन उस समय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का नाम आगे किया और नेहरू परिवार को तवज्जो दिए जाने की परंपरा शुरू हुई। इंदिरा को पीएम बनाए जाने के लिए समर्थन जुटाने में के कामराज की प्रमुख भूमिका रही और कांग्रेस के भीतर इंदिरा 180 वोटों से देसाई से जीत गई। नवंबर 1969 पार्टी प्रमुख थे एस निजलिंगप्पा। उस साल के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वरिष्ठ नेता और इंदिरा गांधी के मतभेद खुलकर सामने आए। पीएम होने के बावजूद इंदिरा को पार्टी से निकाला गया। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी प्रमुख निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को पार्टी से गूंगी गुड़िया कहकर निर्वासित कर दिया। फिर कांग्रेस अलग और इंदिरा की कांग्रेस पार्टी अलग हो गई। 1975-77 पार्टी प्रमुख थे डीके बरुआ। इमरजेंसी के विरोध में जगजीवन राम, बहुगुणा और सतपति जैसे कद्दावर नेता इंदिरा के कांग्रेस से अलग हुए और नई पार्टी बनी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो बाद में जनता पार्टी में विलय हुई। इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए और पार्टी प्रमुख केवी रेड्डी और संसदीय नेता यशवंत जी चौहान इंदिरा के खिलाफ हुए और कांग्रेस फिर टूटी। 1987 पार्टी प्रमुख थे राजीव गांधी।
राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े किए। सिंह को कांग्रेस से निकाला गया तो उन्होंने अन्य कांग्रेसियों के साथ मिलकर जनमोर्चा बनाया। शाहबानो केस के कारण इस्तीफा दे चुके कांग्रेस के पूर्व मंत्री आरिफ मोहम्मद खान समेत ओडिशा के बीजू पटनायक, कर्नाटक के रामकृष्ण हेगड़े जैसे राज्य के बड़े नेता भी कांग्रेस सिंह की पार्टी के साथ जुड़ गए। 1995 पार्टी प्रमुख थे पीवी नरसिम्हा राव। 1996 के चुनाव के मद्देनज़र अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक धड़ा बन गया। नतीजतन चुनाव में कांग्रेस की सत्ता गई। इसके लिए नरसिम्हा राव को जिम्मेदार माना गया और फिर सीताराम केसरी ने राव की जगह ली। 1998 पार्टी प्रमुख थे सीताराम केसरी। सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में एंट्री का फैसला किया तो केसरी के ना चाहते हुए पार्टी ने उन्हें सोनिया को पार्टी प्रमुख बना दिया। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। जब 1997 के आखिर में सोनिया गांधी ने घोषणा की कि वो कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगी, तब कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने सोनिया को कांग्रेस के लिए तारनहार बताते हुए पार्टी में उनका स्वागत किया। लेकिन जब सोनिया को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठी, तब केसरी ने हिचकिचाहट जाहिर की। कहते हैं जिस दिन सोनिया पार्टी अध्यक्ष चुनी गई, केसरी को जबरन पार्टी दफ्तर में नज़रबंद रखा गया। 1999 पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, शरद पवार, पीएस संगवा और तारिक अनवर ने विदेशी होने के कारण सोनिया को पीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाने का विरोध किया तो सोनिया ने पार्टी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। तीनों बागियों को कांग्रेस से निकाले जाने के बाद सोनिया ने इस्तीफा वापस लिया। 2020 अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। कांग्रेस के सांसद और पूर्व मंत्रियों सहित 23 कांग्रेस नेताओं द्वारा अंतरिम पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र में व्यापक सुधार, निष्पक्ष आंतरिक चुनाव, सामूहिक निर्णय लेने और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग की गई। हालांकि अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में चल रही कलह आखिरकार इस निष्कर्ष के साथ समाप्त हो गई कि सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। CWC की करीब 7 घंटे बैठक चली और तमाम विवादों की खबरें भी सामने आती रही। पहले राहुल द्वारा बीजेपी से सांठगांठ के आरोपों वाली और फिर राहुल के आरोपों से गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल की आहत होने वाली। लेकिन शाम होते होते मौसम के तापमान के साथ ही कांग्रेस मुख्यालय का तापमान भी खुशनुमा, शांत, सौम्य सा हो गया। पहले तो कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे सूचित किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा था जो उनके हवाले से बताया गया। ऐसे में मैं अपना पहले का ट्वीट वापस लेता हूं। फिर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया, मीडिया के एक पक्ष में यह गलत कहा जा रहा है कि मैंने CWC की बैठक में राहुल गांधी से कहा कि वह भाजपा के साथ सांठगांठ के जरिए हम लोगों की ओर से पत्र लिखे जाने की बात साबित करें। जिसके बाद लगने लगा कि कांग्रेस में ऑल इज वेल हो गया। लेकिन शाम से पहले तो गुलाम नबी आज़ाद के घर पर कांग्रेस के पत्र लिखने वाले G23 के नेताओं के साथ बैठक होती है और सवेरा होते होते कपिल सिब्बल का एक और ट्वीट आ जाता है। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा, यह किसी पद के बारे में नहीं, यह मेरे देश के बारे में जो सबसे अहम है। जिसके बाद कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश की लखीमपुर की जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जीतन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग से जुड़ी खबर की पृष्ठभूमि में बयान दिया कि पार्टी को अपने लोगों पर नहीं बल्कि भाजपा को सर्जिकल स्ट्राइक से निशाना बनाए जाने की ज़रूरत है। वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस में प्रमुख पदों पर चुनाव नहीं हुए तो 50 साल तक विपक्ष में बैठे रहने की बात तक कह डाली। कांग्रेस पार्टी में लेटर बम के जरिए घमासान मचाने के बाद खुलकर अपने पक्ष रखने वाले नेताओं के बारे में भी संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। मुफ्त में लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी के मुकदमे। कपिल सिब्बल जाने माने भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं जो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कैबिनेट मंत्रिमंडल में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे। इससे पहले कपिल सिब्बल मानव संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। कपिल सिब्बल पहली बार 1998 में राज्यसभा के जरिए राजनीति में आए थे। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के साथ ही अधिवक्ता के तौर पर वह पार्टी की खासी मदद करते रहे हैं। यहां तक कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से जुड़े मसलों की पैरवी के लिए वह कोई चार्ज नहीं लेते, जबकि सुप्रीम कोर्ट में एक दिन की सुनवाई का वह 8 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की चार्ज करते हैं। राज्यसभा में कांग्रेस की दमदार आवाज़। गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता के साथ संसद में कांग्रेस की दमदार आवाज़ भी है। इससे पहले वे जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शशि थरूर भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राजनयिक हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा के सांसद हैं। वो भारत सरकार के 2009-2010 तक विदेश मंत्रालय और 2012 से 2014 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2007 तक वे संयुक्त राष्ट्र के कैरियर अधिकारी थे। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने महासचिव पद के लिए चुनाव में बान की मून की तुलना में दूसरे स्थान पर आने के बाद संयुक्त राष्ट्र प्रस्थान किया।
G23 में शामिल नेता। गांधी परिवार के खिलाफ चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले में इसके अलावा मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पीजे कुरियन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, अजय सिंह, सांसद विवेक तनखा, मुकुल वासनिक, जीतन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भट्टल, एम वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, राज बब्बर, अरविंदर सिंह लवली, कौल सिंह ठाकुर, अखिलेश सिंह, कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित शामिल है। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।